नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन का अध्ययन कर रहे थे। इसकी श्रृंखला में तीसरी वीडियो है, तीसरा क्लास है। हमने इसके पहले सबसे पहले 1600 से अध्ययन करना स्टार्ट किया है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वह धीरे धीरे अपना अधिकार शिक्षा पर जमाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में कई सारे प्रावधान आते हैं, जैसे मैकाले का मिनट आता है, वुड डिस्पैच आती है, हंटर कमीशन आता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में पढ़ा, जब भारत आज़ाद होता है और उसके बाद में किस प्रकार से शिक्षा की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, कौन कौन से आयोग आए, उसके बारे में हम अध्ययन किए। हमने राधा कृष्णन आयोग को देखा, कोठारी कमीशन को देखा, हमने मुदालियर कमीशन को देखा, हमने नई शिक्षा नीति 1986 को पढ़ा। अब हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 1986 के बाद में शिक्षा में कौन से सुधार के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, जो मुख्य कार्यक्रम थे जिनसे पेपर में हमेशा प्रश्न बनते हैं और संभावना रहती है। उन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस क्लास में। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो 2 वीडियो जो मैंने पहले आपको प्रोवाइड कराई है उसको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको किसी प्रकार की सूचना मिलने में बाधा ना उत्पन्न हो। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 1986 के बाद में क्या स्कीम लॉन्च की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो 1986 का जब बहुत सारा, उसमें 12 पार्ट थे, हमने देखा उसमें 1986 में कई सारे प्रोविज़न दिए गए। तो उसमें बताया गया था कि हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करेंगे जो कि मिड डे मील योजना के बारे में उसी में बात की गई थी, और उसके बाद में इसको लॉन्च कर दिया गया 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना लॉन्च की जाती है। जब ये लॉन्च की जाती है तब उस टाइम इसका नेम क्या होता है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। उस समय केवल यह योजना प्राथमिक विद्यालयों को कवर कर रही होती है। प्राथमिक विद्यालयों में इसका उद्देश्य क्या था, तो इनरोलमेंट में वृद्धि हो, नामांकन में वृद्धि हो। तो ये नामांकन के लिए योजना शुरू की गई थी कि नामांकन में वृद्धि हो, क्योंकि उस समय बच्चे नामांकित नहीं हो रहे थे सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ना तो वो पढ़ना आते थे। दूसरी बात क्या थी कि ड्रॉप आउट को रोकना। जो नामांकन हो जाता था पर बच्चे रुकते नहीं थे, मतलब कि नाम लिखा हुआ है पर बच्चे आते ही नहीं हैं, उनकी शिक्षा बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो इस प्रकार से ड्रॉप आउट को रोकना, नामांकन को रोकना और पोषण देना, बच्चों को पोषण देना, बच्चों को क्या कहते हैं ना, पोषण देना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू हेल्प इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो बच्चों के जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे उनको न्यूट्रिशनल देना, उनको पोषण देना, पोषण युक्त भोजन प्रोवाइड करना। मिड डे मील योजना जब लॉन्च की गई थी तब इसका यही उद्देश्य था। और नामांकन में वृद्धि हो, ड्रॉप आउट को रोकना और पोषण में वृद्धि हो। उसके बाद में क्या होता है, मिड डे मील योजना को 2007 में इसका नाम बदल दिया जाता है, और 2007 में इसका नाम बदल कर क्या रखा जाता है, हम आपको बात करेंगे। अगले पेज पे ले चलते हैं और वहाँ पर आपको बात करते हैं। यहाँ जब मिड डे मील योजना 2007 में लॉन्च की जाती है, दोबारा से रिनोट की जाती है, तो इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम रखा जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। तो इसका नाम क्या हो जाता है, NPNSPE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, इसका नाम हो जाता है, जो कि 2007 में। और 2007 में एक बड़ा चेंज और भी आता है। 2007 में यह उच्च माध्यमिक विद्या क्लासेस को भी कवर कर लेती है। तो प्राइमरी स्कूल के साथ साथ अपर प्राइमरी स्कूल्स को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2007 में क्या है,
प्राइमरी के साथ में अपर प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब क्या हुआ, 6 से 8 तक जो जूनियर की क्लासेस होती थी उसमें भी मिड डे मील योजना को लागू कर दिया गया और उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलने लगा। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च किया जो कि मिड डे मील योजना का ही रीनेम किया गया और इसमें कुछ और स्कीम्स जोड़ दी गई जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसको पीएम पोषण कहा जाता है। 2021 सितंबर में इसको लॉन्च किया जाता है और जो ये आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ से इसको डील करने लगता है। तो यहाँ पर कौन हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको कौन सा स्कीम देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जब इसको लॉन्च किया गया था तो कौन सी स्कीम जो मिनिस्ट्री थी, तो MHRD थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसका नाम बदलकर नई शिक्षा नीति जब आती है तो शिक्षा का मंत्रालय बना दिया जाता है, एजुकेशन मंत्रालय बना दिया जाता है। तो पीएम शक्ति जो पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, यह मिड डे मील योजना का ही रीनेम्ड किया गया है 2021 में, जो कि मिड डे मील योजना कब चालू की गई थी, 15 अगस्त 1995 में चालू की गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल अभियान कह सकते हैं, सक्सेसफुल अभियान कहा जा सकता है, जो कि एक प्रोग्राम चलाया गया था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE, जो कि चलाया गया था 19 के दशक में, 1986 के बाद में ही, कि सार्वभौमिक शिक्षा सभी को प्रोवाइड की जा सके। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया जाता है। और इसकी जो बात करें तो ये 2001-2002 के आसपास में लॉन्च किया जाता है और इसका जो एम होता है वो क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसके ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड में होते हैं, जिनको होता क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो दायित्व है वो सरकार वहन करे और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उपलब्ध हो सके, शिक्षा फ्री में मिले। और इसका जो नारा था, इसका जो स्लोगन था वो देख पा रहे होंगे, सब बढ़ें सब पढ़ें। तो सब पढ़ें सब बढ़ें इसका स्लोगन था, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान का स्लोगन था। 2001 में लॉन्च किया जाता है और इसमें क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। और इसकी जो जड़ें थी सर्व शिक्षा अभियान की, वो देखिए यहाँ पर जो मैंने बात की, 1994 में जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उसी के ऑब्जेक्टिव्स को ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन UEE जो लॉन्च किया गया था उसी को केंद्रित में रखते हुए, उसी को केंद्र में रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, प्रोग्राम को चालू किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। अब हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, वो क्या थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के एम्स ये थे कि जो एजुकेशन गारंटी योजनाएं चलाई गई हैं, अल्टरनेटिव स्कूल चलाए गए हैं और बैक टू स्कूल कैंप चलाया गया था 2003 में। तो बैक टू स्कूल कैंप चलाया गया था कि स्कूल की तरफ लौटो, क्योंकि नामांकन में वृद्धि हो गई थी बट बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे थे, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। बच्चे ड्रॉप आउट का मतलब क्या है कि एक बार आप नाम लिखा लिए हैं स्कूल में और उसके बाद में कभी स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब आप स्कूल नहीं जाते हैं और स्कूल में नाम लिखा है, तो यही समस्या ड्रॉप आउट की समस्या कहलाती है। और इसलिए इसको निवारण करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बैक टू स्कूल कैंप चलाया जाता है 2003 में, जिसको बाद में संशोधन 2005 तक कर दिया जाता है। तो ये सारे जो फीचर्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे, एसएससी को समर्थन देना। दूसरी बात थी क्या कि ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। अगर जो आप 2007 के पहले अगर 5 साल के हो जा रहे हैं तो आपको प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात इसने कहा एलिमेंट्री स्कूलिंग की 2010 तक हम प्रोवाइड करा देंगे। फिर इन्होंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम एक लेवल रखेंगे, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी इसमें रखेंगे, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव करना भी एलिमेंट्री एजुकेशन बुनियादी शिक्षा का एम रहेगा। जिसको हम क्या करेंगे, एजुकेशन फॉर लाइफ की धारणा को जोड़ा इन्होंने, जो व्यवहारवादी शिक्षा व्यवस्था है कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन
को समर्पित हो, जीवन को सुगम बनाए, जीवन से संबंधित हो, तो उसकी बात यहाँ पर की गई थी। दूसरी बात इन्होंने कही थी, जो जेंडर और सोशल गैप बन गया है उसको हम क्या करेंगे, ब्रिज करेंगे, उन गैप को भर देंगे। और इसको कब तक भर देंगे, 2007 तक। एक बात आप ये जानिए कि जो शिक्षा थी, सर्व शिक्षा अभियान इस टाइम बाउंडेशन प्रोग्राम, इसको एक टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया गया था और इसके बाद में इसको बढ़ाते चले गए हैं। तो अगर प्रश्न आया कि किस प्रकार का समय था, तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान योजना है ये टाइम बाउंडेशन स्कीम थी और इसमें यूनिवर्सल रिटेंशन के लिए बात की गई थी कि जो हम ड्रॉप आउट की समस्या है उसको 2010 तक दूर कर लेंगे। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स थे सर्व शिक्षा अभियान के। अब हम आगे बढ़ेंगे और सर्व शिक्षा अभियान से ही जुड़ी कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं। 1986वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में, जो कि शिक्षा को क्या कर देता है, मूल अधिकार बना देता है। मूल अधिकार आप जानते हैं कि मूल अधिकार ऐसा अधिकार होते हैं जो कि कभी भी जिसका हनन नहीं किया जा सकता है, जिसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको बना दिया जाता है। और इससे होता क्या है, तो इससे हो जाता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा है, वो बच्चों का फंडामेंटल राइट हो जाता है, मूल अधिकार हो जाता है। और इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया जाता है, जो कि भाग 3 का हिस्सा है। भाग 3 में हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं, उसी मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 के भाग आ, जो सेकंड मतलब कि ए, जिसको हम कहते हैं 21A में जोड़ दिया जाता है और जिसमें कहा किया जाता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। तो ये बात बताई जाती है कि यह राज्य को दायित्व होगा, यहाँ पर दायित्व नहीं बाध्यता हो जाती है, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो प्रत्येक राज्य यह प्रोवाइड कराएगा कंपलसरी एजुकेशन, जो कि कंपलसरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेगा। कब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करेगा, और जिस प्रकार से राज्य चाहें उस प्रकार से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें नियमों में संशोधन कर सकते हैं जिस प्रकार से चाहें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, बिहार में बिहार बोर्ड, ऐसे ही मतलब कि सभी अपने संशोधन के द्वारा अपने का पाठ्यक्रम में संशोधन करके अपने अनुसार, जिस प्रकार से जियोग्राफिकल लोकेशन है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, उसके अनुसार वे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ में और सारी चीज़ें बदली, जैसे कि हम कहेंगे DPSP में भी बदलाव आता है। और आपको बता दें कि हम DPSP में बदलाव क्या आता है, जो आर्टिकल 45 था जिसमें पहले किया गया था कि स्टेट शुड बी प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, उसको बदल दिया जाता है और कहा क्या जाता है कि अब स्टेट शैल एंडेव्योर to provide early childhood care and education for all children until they complete at the age of 6 years। स्टेट का यह दायित्व होगा, राज्यों का यह दायित्व होगा कि वह 6 साल से कम बच्चों की अर्ली केयर चाइल्डहुड, जो बच्चों की देखभाल की व्यवस्था है और उनकी अर्ली जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये राज्य का यहाँ पर क्या होगा, दायित्व होगा। ये बात DPSP में बता दी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह 6 साल से कम अपने बच्चों को, जो राज्य में बच्चे हैं, उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और भी एक बात कही जाती है, ये बात कहाँ की जाती है, इसको बदल दिया जाता है भाग 4 भाग जो आपका मूल कर्तव्य है उसमें एक संशोधन होता है। मूल कर्तव्य में भी एक बात जोड़ दी जाती है, आपको पता होगा, जो कि मूल कर्तव्य में एक और कर्तव्य जोड़ा जाता है जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि माता या पिता हैं या फिर गार्जियन हैं, वह अपने बच्चों को, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अवसर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये माता और पिता का दायित्व होगा। ये मूल अधिकार में बता दिया गया है, जो मूल कर्तव्य में बताया गया है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है।
और बताया गया है मूल कर्तव्य 51A में है, उसमें बता दिया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या गार्जियन का यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं 1986 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जिसको किया गया था। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो स्कीम लॉन्च की जाती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दरअसल 2009 में कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जिसमें माध्यमिक शिक्षा योजना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। तो मेनली फोकस राइट टू एजुकेशन एक्ट पर हम करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में लॉन्च रखा जाता है, पास होता है, और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का यह अधिकार होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसकी जो जड़ें थी वो 2002 की 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा ही पोषित की गई थी। मतलब कि क्या है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कही गई बातें हैं उन्हीं को लागू करने के लिए एक प्रकार का एक्ट है, एक प्रकार का नियम है जो कि बच्चों के लिए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें कहा क्या जाता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसको नाम दिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट RTEE, इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009 के द्वारा इसको भारतीय पार्लियामेंट में लॉन्च कर दिया जाता है। इसमें बात क्या की गई थी, तो ये लागू कब होता है, तो लागू कब होता है 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया जाता है। पर उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं कर पाए थे क्योंकि वो दुर्भाग्य से तब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 वर्क कर रहा था, वहाँ पर सारी फीचर्स थोड़े अलग होते थे। इसके बाद में इसमें बात की गई तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें हम प्राइवेट स्कूल्स में 25% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि पुअर कैटेगरीज EWS के छात्र होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे 25% का रिजर्वेशन देंगे, किसमें जब एडमिशन लिया जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दैट द प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योरिंग एनरोलमेंट अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये एक प्रकार की सबसे बड़ी संवैधानिक योजना थी जो कि यह प्रोवाइड करती है, राज्यों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, राज्यों को उत्तरदायित्व देती है कि वह नामांकन में वृद्धि करेंगे, छात्रों के अटेंडेंस में वृद्धि कराएंगे और छात्रों के शिक्षा को पूर्ण करने के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट में और सारी बातें कही गई हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कौन सी बातें कही गई हैं हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया, यह एक प्रकार से भारत जो है 135वां राष्ट्र बनता है। यहाँ पर हम बात करेंगे भारत क्या है 135वां राष्ट्र बनता है जिसने शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया है। तो भारत क्या है 135वां ऐसा राष्ट्र बनता है जो कि शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया होता है। इसमें क्या बात करते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा, प्राइमरी स्कूल्स होंगे बच्चों के लिए, वो 1 किलोमीटर के दायरे में रखे जाएंगे, मिले जाएंगे। प्राइमरी स्कूल्स जो होंगे उनके लिए दूरी क्या रखी गई 1 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में उनको स्कूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होंगे जो कि जूनियर हाई स्कूल बोले जाते हैं उनके लिए 3 किलोमीटर की दायरा रखा गया था। और इसमें बात किया गया था कि इन अ वीक टीचर एक टीचर एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटों की क्लास लेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक शिक्षक जो होगा, एक जो टीचर होगा, वो एक वीक में एक सप्ताह में कितने 45 घंटे की क्लास कम से कम लेगा। इसमें एक बात और कही जाती है, अभी तक हमने बात की है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बट यहाँ पर बात क्या की जाती है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की जाती है कि 18 वर्ष तक के बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके लिए
कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फ्री एजुकेशन, 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन की बात की गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। अगर डिसेबिलिटीज़ या दिव्यांग छात्र के बारे में बात की जाती है तो RTE एक्ट 2009 में उनके बारे में बताया गया है कि वह 18 वर्ष तक के फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। राज्य उनको जो स्टेट है वो क्या करेगा, 18 वर्ष तक के बच्चों को फ्री कराएगा। इसमें बताया क्या था कि प्राइमरी लेवल पर 30:1 का रेशियो होगा टीचर का। प्राइमरी लेवल पर क्या होगा, यहाँ पर पी से जानिए, प्राइमरी लेवल पर टीचर और छात्र का रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। और अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पर, जिसको हम 6 से 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ई लिख दे रहे हैं, आप जानिएगा एलिमेंट्री लेवल, जहाँ पर 35:1 होगा। ये 35 है, 35:1 का रेशियो रखा जाएगा। ये टीचर की बात की गई थी कि हम प्राइमरी लेवल पर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक रखेंगे और एलिमेंट्री लेवल पर 6 से 8 के बीच में हम 35 छात्रों पर 1 बच्चे रखेंगे। 35 छात्रों पर 1 शिक्षक रखा जाएगा। तो ये शिक्षक छात्र का रेशियो RTE एक्ट में बताया गया है। तो आई थिंक आपको कई सारी चीज़ें इसमें RTE एक्ट के बारे में पता चल गई होंगी। RTE एक्ट के सारे चीज़ें हमने बात कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे और इसके बाद में जानेंगे 2014 में भारतीय सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जो कि बिना स्कूल ना जाने वाले छात्रों के लिए एक स्कीम थी, जिसका नाम था पढ़े भारत बढ़े भारत। 2014 में इसको लॉन्च किया जाता है। इज अ नेशन वाइड सब प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान का ही सब प्रोग्राम है, जिसका काम क्या है, जिसके कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या था, दिस सब प्रोग्राम लुक्स टू इम्प्रूव द कम्प्रेहेंसिव अर्ली रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स स्किल ऑफ चिल्ड्रन आप क्लास 1 एंड 2। जो कक्षा 1 और 2 में छात्र पढ़ रहे हैं, उनको राइटिंग के लिए, लेखन स्किल बढ़ाने के लिए, पढ़ने की स्किल बढ़ाने के लिए और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन स्किल है उसको बढ़ाने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान लॉन्च किया जाता है। और यह क्या है, एक तरह का सब प्रोग्राम है, सब शिक्षा अभियान का ही, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया है। इसमें बताया क्या जाता है, नामुमकिन अब मुमकिन है। यहाँ पर जो इसका लोगो होता है वो क्या होता है, नामुमकिन अब मुमकिन है। तो ये बात हमने देखा, समग्र शिक्षा अभियान की नींव यहाँ से पड़ जाती है। और हम आप बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें लॉन्च किया गया था समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये केंद्र प्रायोजित थी, जिसको बाद में 60:40 के रेशियो में प्रोवाइड कर दिया गया। मतलब कि 60% जो राज्य सरकार, 60% केंद्र सरकार इसका बाद में वहन करने लगी और 40% राज्य सरकार वहन करने लगी। समग्र शिक्षा अभियान में चीज़ें क्या हुई, तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001-2 में लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था, और टीचर एजुकेशन जो NCTE के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता था। इन तीनों को इसमें क्या किया गया, सब इसमें कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया और इसमें इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फोकस किया गया, जिसको कहते हैं 2T। एक बात की कही जाती है 2T, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 2T टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है। मतलब कि इसमें से शिक्षक भी इम्प्रूव होगा, शिक्षक की क्वालिटी जो कि ट्रेनिंग की क्वालिटी इम्प्रूव की जाएगी और टेक्नोलॉजी की भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान में बताया गया कि हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी तकनीकी को भी जोड़ेंगे। वोकेशनलाइजेशन की जो बात की गई थी उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ थियरी नहीं होगी। तो ये समग्र शिक्षा अभियान की बात की गई। समग्र शिक्षा अभियान को MHRD के द्वारा लॉन्च किया जाता है, बाद में एजुकेशन मिनिस्टर आता है और एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको देखने लगती है। अब हम बात करेंगे इसका 2.0 जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था इन 2021। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 टिल 31 मार्च 2026। तो ये एक प्रकार से इसको बढ़ा दिया गया, इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। 2018 में समग्र शिक्षा अभियान जो लॉन्च किया गया था उसका 2.0 2021 में लॉन्च किया गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर बात की है, क्योंकि अभी ये थोड़ी ताज़ा हो गई है, इसलिए समग्र शिक्षा अभियान आ सकता है। तो समग्र शिक्षा अभियान का जो
स्कीम बढ़ाया गया वो 2.0 कब लॉन्च किया गया, 2021 में लॉन्च किया गया इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और इसमें जो इसकी जो बातें की गई, जो जिसमें इसकी जो उद्देश्य है वो क्या है कि इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है एजुकेशन का, उसी का सतत विकास के लोकेशन पर है। तो वो बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी एजुकेशन। और इसमें जो 2020 की नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई है कि हम 360 डिग्री का मूल्यांकन करेंगे, कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, नई बॉडी सेटअप की जाएंगी। तो समग्र शिक्षा अभियान उसी को सपोर्ट करता हुआ एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये इतनी सारी स्कीम्स हमने आज पढ़ रखी है, लगभग कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, जो क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि कस्तूरबा गांधी स्कीम कब लॉन्च की गई थी, आपको यहाँ पर बताना है। हमने उसको नहीं बताया है। ये आपका स्कीम के लिए यहाँ पर कस्तूरबा गांधी स्कीम कब लॉन्च की गई थी आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू हुई और हाल ही में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो इसकी बात करें तो हम आपको बता देते हैं, आरोहिणी इनिशिएटिव, आरोहिणी पहल, जो कि दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आरोहिणी पहल। अब इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक कस्तूरबा विद्यालय से ये स्कीम 3 फेज में काम करेगी। पहले फेज में प्रत्येक कस्तूरबा विद्यालय से 2 टीचर्स लिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में वो टीचर जाएंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करके पढ़ाएंगे। उसके बाद में समाज के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा जिसमें कस्तूरबा गांधी की विद्यालय की बालिकाएं शामिल होंगी और समाज में जाकर के जागरूकता फैलाएंगे। इस प्रकार से कई प्रोग्राम जो सेटअप, इसमें कई फेजेस में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये आरोहिणी से इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए है। तो अब इसमें आपको बताना क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब की गई थी। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने यहाँ तक की क्लास देखी है और कितने लोग यहाँ का आंसर देते हैं। अगर आपने क्लास देखी है तो आपको जो भी आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में अगर कोई सुझाव है, कोई आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप बताइए, हम उसको अगली क्लास में या फिर कमेंट बॉक्स में ही सुझाव को आपके लेंगे, आपको बताएंगे, आपको रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और ये क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी। कुछ टाइम के लिए हम रेगुलर नहीं हो पाए हैं, अभी आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चलने वाली हैं, चलेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।